कर्मों का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके किए गए कर्मों का प्रभाव अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जो हर संस्कृति, धर्म और समाज में गहराई से निहित है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जिसने अपने जीवन में धन और शक्ति के पीछे भागते हुए कई गलतियां की। कर्मों का फल उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। क्या वह अपने कर्मों की सजा को स्वीकार करेगा? क्या उसे अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा? यह कहानी न केवल एक रोमांचक यात्रा है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि अंत में वही कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कर्मों का फल हमारे जीवन के रास्ते को बदल सकता है, और यह हमें समझाएगा कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें अंततः मिलकर रहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक रघु नाम का किसान रहा करता था। उस किसान के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम विक्रम और दूसरे का नाम अर्जुन था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम और चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल कर रहो और सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजारो। उसने आगे कहा, मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ अशर्फियां इकट्ठा की थीं, जिन्हें मैंने घर के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वे तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बाहर निकालोगे। दोनों बेटों ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ ही दिनों बाद उस बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। छोटे भाई विक्रम को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। दोनों भाइयों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बड़े भाई अर्जुन को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशर्फियां ही घूम रही थीं। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया। वह विचार करने लगा और सोचने लगा, विक्रम के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने जमीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसी पेड़ के पास जा पहुंचा जहां उसके पिताजी ने सोना जमीन में गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन खोदकर वहां से अशर्फियां बाहर निकाल ली। अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशर्फियां! अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न ही किसी चीज की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही वह अशर्फियों से भरा घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर जमीन में गाड़ दिया। फिर आराम से घर वापस आकर अपने स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई विक्रम अपने बड़े भाई अर्जुन को जोर जोर से आवाज देकर उठा रहा था। वह कह रहा था, बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया। हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है और वहां से सारी अशर्फियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशर्फियां चोरी करके भाग गया है। अर्जुन कहने लगा, अरे क्या बोल रहे हो भाई? चलो मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई विक्रम ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले राज दरबार में जाकर सूचना देनी चाहिए। अर्जुन कहने लगा, ठहरो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों भैया? अर्जुन ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोर कौन है जिसने जमीन में दबी हुई अशर्फियों को बाहर निकाला है। विक्रम चौंक गया और पूछने लगा, भैया
क्या आप जानते हो कि वह कौन है? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर कौन है। वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर विक्रम कहने लगा, भैया, यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अर्जुन गुस्से में बोला, फालतू मत बोलो। तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशरफियों के बारे में और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। विक्रम ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया। मैं सच कह रहा हूं कि मैंने कोई अशरफी नहीं चुराई है। मैं कुछ नहीं जानता। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे वह अशरफियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे को अपने लिए हमेशा के लिए बंद समझो। विक्रम उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या, इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रम दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊं। विक्रम अपने ही भाई के झूठे आरोपों से दुखी होकर गांव छोड़कर चल पड़ा। वह बिना किसी दिशा के बस चलता जा रहा था। रास्ते में उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे अपना ही घर छोड़ना पड़ रहा है। क्या सच में इस दुनिया में सच्चाई की कोई कद्र नहीं? कुछ दूर चलने के बाद उसे एक जंगल दिखाई दिया। अब तक वह बहुत थक चुका था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ देर वहीं आराम कर ले। जंगल में चलते चलते उसकी नजर एक पुराने आश्रम पर पड़ी। वहां एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। विक्रम उनके पास जाकर विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मुझे शरण दीजिए। साधु ने आंखें खोलकर उसे देखा और कहा, वत्स, यह संसार दुख और सुख का ही खेल है। बताओ, तुम किस कारण व्यथित हो? विक्रम ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। साधु कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, बेटा, तुम्हारा सत्य तुम्हारे कर्मों में छिपा है। चिंता मत करो, समय आने पर सत्य अवश्य प्रकट होगा, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा। साधु ने आगे कहा, तुम मेरे आश्रम में रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें प्रतिदिन अपने भोजन के बदले श्रम करना होगा। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। इधर अर्जुन का लालच बढ़ता गया। विक्रम के जाने के बाद अर्जुन बहुत खुश था। उसने सोचा, अब पूरी संपत्ति मेरी हो गई, मैं आराम से जीवन जी सकता हूं। कुछ दिनों तक तो अर्जुन बहुत मजे में रहा, लेकिन जल्द ही उसकी आलस्य और विलासिता की आदतें बिगड़ने लगीं। वह खेती किसानी छोड़कर सिर्फ मौज मस्ती में डूब गया। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। अब उसे अपने गड़े हुए खजाने की याद आई। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो मैंने उन अशरफियों को दूसरी जगह छिपा दिया था। अब मैं उन्हें निकालकर ऐशो आराम से जीवन बिताऊंगा। वह रात के अंधेरे में चुपचाप उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने घड़ा गाड़ा था, लेकिन जब उसने जमीन खोदी तो वह घड़ा वहां नहीं था। अर्जुन घबरा गया। उसने जमीन के चारों ओर खूब खुदाई की, लेकिन अशरफियां नहीं मिली। अब उसका माथा ठनका, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली। सत्य की वापसी। अर्जुन के मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। उसने सोचा, कहीं यह मेरे ही कर्मों का फल तो नहीं। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उसने गांव वालों से उधार लेना शुरू कर दिया, लेकिन बिना मेहनत के धन केवल बर्बादी लाता है। कर्ज बढ़ता गया और अर्जुन एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। एक दिन गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वह कोई सिद्ध योगी है और उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। अर्जुन ने सोचा, अगर ये सच में सिद्ध पुरुष हैं तो शायद मेरी मदद कर सकते हैं। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो उनका चेहरा देखकर चौंक गया। विक्रम की सफलता। अर्जुन की आंखों के सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसे उसने धोखे से घर से निकाल दिया था। उसका अपना भाई विक्रम। साधु के सानिध्य में विक्रम ने विद्या, योग और सेवा का पाठ सीखा था। उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे सिद्धियों की प्राप्ति की थी। विक्रम ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो बड़े भैया? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा,
मुझे क्षमा कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। विक्रम ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, भैया, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब अपने कर्मों को सुधारो, मेहनत करो और अपनी जिंदगी को फिर से बसाओ। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने संकल्प लिया कि वह फिर से मेहनत करेगा और सच्चाई की राह पर चलेगा। कहानी की सीख, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और जीवन में सच्चाई की राह पर चलना चाहिए।